हेलो नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का जीएस जेल 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत ही वीवीआई जी हाँ दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित मैं आप लोगों के बीच एक समान अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें से 40 प्रश्न आएंगे और आप लोगों को इस प्रश्न को मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा आप लोग खुद भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और मैं बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि जो अभी आप लोगों को बता दूं पिछले 4 सालों से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हमारी बीएड की परीक्षा ले रही है, तो मैं वही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा पूछे गए पिछले 4 सालों के प्रैक्टिस सेट यानी कि उसके क्वेश्चन बैंक को मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा, जिसमें से आज मेरा जो पहला टॉपिक है वह सामान्य जानकारी यानी कि जीएस का क्वेश्चन है। चलिए मैं अपना समय बिना गवाए हुए क्वेश्चन पे पढ़ना शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील, जी हाँ दोस्तों, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.012 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.551 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.644 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपना अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर बी 1.852 किलोमीटर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ तक जी दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किन के बीच है? कहने का मतलब हमारा जो पृथ्वी है सूर्य से यानी दूरी के क्रम में किस किस ग्रह के बीच स्थित है? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए बुध एवं शुक्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच, ऑप्शन नंबर सी मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच, और ऑप्शन नंबर डी मंगल एवं शनि ग्रह के बीच। तो दोस्तों आप लोग भी अपना अपना आंसर टिक लगाने की कोशिश करें और चलिए मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच। चलिए मैं दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है? जी दोस्तों, यह एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सबसे अधिक एटॉमिक नंबर से कहने का मतलब है किसका सबसे अधिक परमाणु संख्या है। तो मैं ऑप्शन नंबर पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है हैशियम, ऑप्शन नंबर बी है मीटेरिनियम, ऑप्शन नंबर सी है डस्ट्रियम और ऑप्शन नंबर डी है सिर्जोबियम। तो चलिए आप लोग भी अपना अपना आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए और मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी डस्ट्रियम। इसकी परमाणु संख्या 110 होता है और यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है, BLOCK। यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो अगली तरफ आगे की ओर बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सामान्यतः स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? यानी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह किस तापक्रम पर पानी उबलता है? चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन नंबर डी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आप लोग भी अपना अपना आंसर जरूर से जरूर मेरे लगाने से पहले टिक लगाइए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसका राइट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यानी कि 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी उबलता है और 310 डिग्री केल्विन पर भी पानी उबलता है। यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन की बात करें तो 310 डिग्री केल्विन। चलिए दोस्तों, मैं अब आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, जिसमें से हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? यह दोस्तों यानी हमारा जो शरीर है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 57 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 98 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपना अपना आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए और मैं भी इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। और मैं एक और यहाँ पे डिस्कस कर दूं दोस्तों, जो 98 डिग्री जो है ना फ़ारेनहाइट भी मानव शरीर का तापमान होता है, क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं, डॉक्टर लोग जिस थर्मामीटर को यूज करते हैं उसमें जो तापमान होता है वह फ़ारेनहाइट में अंकित होता है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 गैलन। जी दोस्तों, 1 गैलन में कितने लीटर के बराबर होता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 4.5
5,4,6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 5.464 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 3.645 लीटर। ऑप्शन नंबर डी 3.5 लीटर। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना अपना राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों, जैसा कि हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.546 लीटर। चलिए दोस्तों, मैं आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दो गैमेट, जी हाँ दोस्तों, दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो एक कोशिका का निर्माण होता है और उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लास्टूला, ऑप्शन नंबर बी है गैस्टूला, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोट, ऑप्शन नंबर डी है फिटस। चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपना अपना आंसर जरूर से जरूर टिक लगाइए, जरूर से जरूर लगाइए। चलिए मैं आप लोगों का आंसर बता दूं, जाइगोट्स। यानी कि ये जो दो गैमेट्स की बात की जाती है, इसमें मेल वाला जो है एक्स क्रोमोसोम और फीमेल वाला वाई क्रोमोसोम के मिलने से जो जाइगोट्स बनते हैं, यानी कि मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का वाई क्रोमोसोम के मिलने से जाइगोट्स बनते हैं। और इसी पे यह क्वेश्चन बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? यानी कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति का क्वेश्चन है, जो कौन है? ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज वाशिंगटन और ऑप्शन नंबर डी थॉमस जेफरसन। चलिए दोस्तों, आप लोग भी जल्द से जल्द मेरे लगाने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर टिक लगाइए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज वाशिंगटन। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं दोस्तों, अभी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अभी वर्तमान में जो बाइडन, या दोस्तों अभी वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जो बाइडन है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यानी भारत की आज़ादी के समय, जी दोस्तों, भारत के आज़ादी के समय यानी 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जी दोस्तों, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी टोनी ब्लेयर और ऑप्शन नंबर डी मार्गरेट थैचर। चलिए दोस्तों, आप लोग भी जल्द से जल्द ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका राइट आंसर टिक लगाइए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो ऑप्शन नंबर बी था क्लेमेंट एटली। और यह जो क्लेमेंट एटली था वह लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था, क्योंकि ब्रिटेन में दो ही पार्टी की सरकार चलती है, एक लेबर पार्टी चलती है और एक कंजर्वेटिव पार्टी की चलती है। अगर मैं बता दूँ वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है दोस्तों ऋषि, जी दोस्तों ऋषि सुनक। ब्रिटेन में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक जी हैं, जो भारतीय मूल के, कहाँ के हैं? भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा, जी दोस्तों, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी आचार्य JB कृपलानी। चलिए दोस्तों, आप लोग भी जल्द से जल्द इसका टिक, ऑप्शन कौन सा सही होगा उसको लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं इसका टिक लगा रहा हूं आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यह प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे और इनके बनने के जस्ट 3 दिन बाद, ये दोस्तों 3 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद, ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था या बना दिया गया था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जी दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है म्यांमार। जी दोस्तों, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए रंगून, ऑप्शन नंबर बी यांगून, ऑप्शन नंबर सी नैम्पेओ या नैम्पेटा, ऑप्शन नंबर डी बर्मा। तो चलिए आप लोग इसका जल्द से जल्द आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो ऑप्शन राइट आंसर है वह नैपेटा है, यानी कि नैपेटाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है राजतरंगिणी। जी दोस्तों, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए एक कश्मीरी इतिहासकार है, ऑप्शन नंबर बी एक बंगाली इतिहासकार है और ऑप्शन नंबर सी एक तमिल इतिहासकार है, ऑप्शन नंबर डी एक कन्नड़ इतिहासकार है। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए
कश्मीरी इतिहास है। यानी ये जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसके अगर लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक है दोस्तों कल्हण। यह दोस्तों थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं अभी नए नए इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसके लेखक कौन है? कल्हण है, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखे थे और इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। चलिए मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? चलिए ऑप्शन नंबर ए है, यानी वेटलैंड्स डे की बात यहाँ पर क्वेश्चन आ रही है, यानी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च और ऑप्शन नंबर डी 22 मई। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग इसका जरूर से जरूर आंसर टिक लगाइए, लेकिन मैं आपका इसको राइट आंसर बता दूं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगर 22 मार्च की बात की जाए तो बिहार, जी हाँ दोस्तों, बिहार दिवस हम लोग जो है 22 मार्च को मनाते हैं। मार्च कितने मार्च को? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्द से जल्द बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी गंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी घड़ियाल और ऑप्शन नंबर डी मुलायम कवच वाला कछुआ। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, गंगेट जो डॉल्फिन है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और मैं आप लोगों को बता दूं 5 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम क्या था? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा करंट अफेयर्स का है लेकिन बहुत पुराना है, चूंकि 2018 का थीम पूछा गया है। तो चलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी जंगलों की कटाई और ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। चलिए मैं ही क्वेश्चन का आंसर बता दूं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, 2018 का जो थीम था पर्यावरण दिवस का। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है लेकिन ये भी 2018 का यानी पुराना करंट पूछा गया है। जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए, यानी यूएनओ के जो अगले अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे? चलिए ऑप्शन नंबर ए है होंडुरास के विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर के विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर सी होंडुरास के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर के प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं ही बता दूं, इक्वाडोर के प्रधानमंत्री जो थे जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में यानी यूएनओ के अगले अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूमिंग कर दूं क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। भारत में किन के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस, यह दोस्तों यहाँ पर शिक्षा दिवस पूछा गया है न कि शिक्षक दिवस। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। शिक्षा दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाते हैं? चलिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए दोस्तों आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर टिक लगाइए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यानी जो शिक्षा दिवस था वह मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि आज़ाद भारत के प्रथम जो थे शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगर मैं बता दूं अगर यहाँ पे शिक्षक दिवस होता तो इसका आंसर हो जाता 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन। जी दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा जो दूरबीन है वह किस देश में है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। चलिए दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ते हैं, ये भी 2018 के रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, यानी यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के आ चुके हैं, यानी इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि बिहार बीएड जो प्रवेश परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हम अपनी तैयारी में करंट अफेयर्स को भी जरूर से जरूर शामिल करेंगे। चलिए दोस्तों, यानी सबसे असुरक्षित शहर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी है वेनेजुएला और ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों आप लोग भी जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का 2022 में
क्या हालत हुआ है यहाँ पर, लगभग जो मान के चलिए तो तालिबान जो है, तालिबान का यहाँ पर शासन काबिज हो ही गया है, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग था जो 2018 में ही ऐसा अनुमान लगा लिया गया था जो तालिबान सबसे असुरक्षित देश होने वाला है या है। चलिए दोस्तों, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं तो मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। जी हाँ दोस्तों, यानी लोकसभा के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिरला, यानी उनको कौन चुनता है, या मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनाव करता है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सदस्यगण, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभा के सभी अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, आप लोग भी जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर टिक लगाइए। मैं आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यगण, यानी लोकसभा के जो भी सदस्यगण होते हैं अपने में से ही एक सदस्य को चुनाव कर लेते हैं। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो मुक्त विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय जो है निम्न माध्यम में से शिक्षा प्रदान करता है, यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी है वह किस माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। तो मैं ऑप्शन नंबर ए पढ़ता हूँ, दूरस्थ माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी पत्राचार के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में आमने सामने पारंपरिक शिक्षा से, और ऑप्शन नंबर डी खुली पुस्तक के परीक्षा लेकर, यानी खुली पुस्तक के साथ परीक्षा लेके। चलिए दोस्तों, आप लोग भी इसका जल्द से जल्द आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ माध्यम से, यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो होते हैं जिससे लोग घर बैठे भी यहाँ पर अपना जो पढ़ाई का कार्यक्रम है वो जारी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास करने जैसा कोई कंडीशन नहीं होता है। जैसे हम लोग एकेडमिक में जैसे जो भी हम लोग क्लासेस किए हैं बचपन से लेकर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, तो वहाँ पे हमारा जाना कंपलसरी होता था, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में हमें केवल एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और हम घर पे भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आचार्य चाणक्य, जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे, और यह वही चाणक्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी है जिनका संबंध राजनीति से था। तो उस समय जो गुरुकुल में शिक्षक थे जो कहाँ अवस्थित था, ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। चलिए दोस्तों, आप लोग भी आचार्य चाणक्य जो कहाँ पे गुरुकुल में शिक्षक थे लगाने का आंसर कोशिश कीजिए। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए तक्षशिला। और यह चाणक्य जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनको सहायता किए थे, हेल्प किए थे, किसको हराने में, घनानंद को हराने में आचार्य चाणक्य जी जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता किए थे। और यह चाणक्य का 3 नाम है, एक चाणक्य है, एक विष्णुगुप्त है और एक कौटिल्य है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था ये दोस्तों अर्थशास्त्र तो इसका नाम था, लेकिन यह संबंधित था राजनीति से, यानी चाणक्य द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था और इसका संबंध था राजनीति से। चलिए, मैं आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ रुख करता हूं और अगला क्वेश्चन में पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, बिना समय गवाए हुए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जूमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच जल्दी से जल्द पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 भाषा सूत्र, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा परेशानी आ रही है। 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है, कहने का मतलब 3 भाषा सूत्र जो है उसमें अंतर्निहित क्या है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में 3 भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है 3 भाषाओं में परीक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सीखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आप लोग भी राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 भाषा सूत्र से अर्थ जो है अंतर्निहित है कि विद्यालय में कम से कम 3 भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। अब कौन कौन से भाषा होंगे इसके बारे में क्वेश्चन में कोई डिस्कस नहीं किया गया। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, यानी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सफ़ेद क्रांति। जी दोस्तों, सफ़ेद क्रांति से भारत के किस मामले में स्वावलंबी हुआ, यानी सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी अनाज उत्पादन से और ऑप्शन नंबर डी हरे भरे जंगल से। चलिए दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी जरूर से इसका राइट आंसर टिक लगाइएगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, मैं आपको बता दूं इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से, यानी सफ़ेद क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। और नीली क्रांति, जी हाँ दोस्तों, नीली क्रांति की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा झींगा। जी हाँ दोस्तों, जो झींगा मछली था, यानी कि मछली उत्पादन से इसका संबंध है नीली क्रांति का। किसका संबंध है,
मछली उत्पादन से नीली क्रांति का वैसे बहुत सारे क्रांति है, मैं जरूर से जरूर इस पर एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ये दोस्तों, तो मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है, यानी मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्री स्कूल शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक शिक्षा से। चलिए दोस्तों, आप तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो थोड़ा सा इसमें जो है जूमिंग में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। संविधान का के कौन से अनुच्छेद, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है, यानी अनुच्छेद से क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 51 में क्या है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकों का मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी बाल अधिकार और ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कौन से व्यक्ति को दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी महावीर चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाइए, लेकिन इसका राइट आंसर है भारत रत्न। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, यानी विश्व बाल मजदूरी दिवस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल मजदूरी दिवस, मजदूरी निषेध दिवस, बाल मजदूरी निषेध दिवस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस की बात की जा रही है, को मनाया जाता है। कब मनाए जाते हैं? तो 12 जून ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 12 मई, ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है। और मैं बता दूं 1 मई, जी हाँ दोस्तों 1 मई को हर वर्ष मजदूर दिवस हर वर्ष यानी लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। किसने कहा था कि सिद्धांत, यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भविष्य में विधि निर्माण का आधार होगा, यानी भविष्य में जो है कानून बनाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BN रॉय और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों, आप लोग भी इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी बाबा साहब जी ने कहे थे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान, जी दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान डैंस आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 0 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष से 11 वर्ष के आयु के बच्चे, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन इसका जो राइट आंसर है आप लोग भी जरूर से जरूर टिक लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको आ गया था। चलिए दोस्तों, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का चंपारण आंदोलन, जी दोस्तों अब यह क्वेश्चन लगभग खत्म होने पे ही आया हुआ है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन देश के लिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए हरिजन के सुरक्षा का अधिकार के लिए था, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए था, ऑप्शन नंबर सी हिंदू समाज में एकता के लिए रखा गया था और ऑप्शन नंबर डी नीले मजदूरों की समस्या के लिए। तो आप लोग भी जल्द से जल्द इसका जो है ऑप्शन नंबर टिक लगाइए, कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधी जी को चंपारण जो बुलाने का जो न्योता दिया था वह राजकुमार, जी दोस्तों राजकुमार जो शुक्ल थे, इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया था, यानी उनको आह्वान किया था, बुलाया था कि यहाँ पर नीले मजदूरों की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप आके इस पर कुछ जो है आंदोलन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैंस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है, यानी भारत का जो समुद्री तट सीमा रेखा है वह किस राज्य के साथ सबसे लंबा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर में टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं कि भारत का जो सबसे लंबा समुद्री तट रेखा वो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात। अगर मैं दूसरा सेकेंड की बात करूं, सेकेंड सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ता हूं, यानी रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल, ये दोस्तों रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैंस बीमारी के कारण, यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में जो है अगर जो है यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, चूँकि हम लोग जानते हैं मूत्र में यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए गठिया, ऑप्शन नंबर बी संधिवात, ऑप्शन नंबर सी गाउट, ऑप्शन नंबर डी संधिवात हृदय। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वह गाउट है, क्योंकि ये गाउट जो है यूरिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो अधिक से अधिक जो है गाउट बीमारी होती है, जो हमें दर्द की अनुभव कराती है, यानी कि जो भी जोड़ों में दर्द होते हैं
उसमें यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने से जोड़ों का दर्द जो है होता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। आज का हमारा दोस्तों आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कोहरे के समय। जी दोस्तों, कोहरे के समय हम लोगों को डांस के कारण देख नहीं पाते, यानी हम लोग जो है जब कोहरा होता है तो किसके कारण नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन पे पढ़ दिया। अब ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का। बहुत ही सिंपल और फिजिक्स का आसान क्वेश्चन, और इसके साथ आप लोग इसका जरूर से जरूर आंसर टिक लगाइए। इसका जो राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को जो है आप लोगों के बीच ऑप्शन के साथ डिस्कस करने का कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा, और आप लोग जो है इसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट को करते रहिए, और मैं अब जल्द से जल्द और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी इसका जो दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,